हाय गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छा हूं। ये लाइव सेशन है और हम इस सेशन में सीए फाइनल एफआर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मई 22 एग्जाम का एक तो एबीसी एनालिसिस डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा हम इसमें एग्जाम स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाले हैं। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत अच्छा गिफ्ट देने वाला हूं जो कि सभी बच्चों के लिए रहेगा। मतलब ये सिर्फ वी स्मार्ट स्टूडेंट्स के लिए नहीं, सभी स्टूडेंट्स एट लार्ज, पब्लिक एट लार्ज के लिए, सबके लिए ये गिफ्ट होने वाला है। मुझे पहले कमेंट करके बताइए आप क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, क्या ऑडियो वीडियो क्वालिटी क्लियर है, क्या ऑडियो वीडियो क्वालिटी क्लियर है। लेट मी चेक। ऑल राइट, ओके, ठीक है। स्वागत है आप सबका। मैं फिर से कहना चाहूंगा कि हम इस वीडियो के माध्यम से मई 22 अटेम्प्ट के लिए हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए एग्जाम की, हम वो डिस्कस करने वाले हैं। मई 22 अटेम्प्ट के लिए हमारा एबीसी एनालिसिस क्या है, टॉपिक वाइज एबीसी एनालिसिस, कौन से टॉपिक को हमें बहुत अच्छे से करके जाना है, ए कैटेगरी के टॉपिक कौन से हैं, कौन से टॉपिक बी कैटेगरी के हो सकते हैं और कौन से टॉपिक सी कैटेगरी के हैं, मैं वो अभी डिस्कस करूंगा। इंक्लूडिंग पुराने जितने भी एग्जाम्स हुए हैं आज तक उनको डिस्कस करके। और सबसे लास्ट में मैं आपको यह बताऊंगा कि आज मैं आपको क्या अपनी तरफ से एक गिफ्ट देने वाला हूं। यस, मैं आपको अपनी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट देने वाला हूं और आई होप कि वो आपको पसंद आएगा। ये गिफ्ट आपको एग्जाम टाइम में बहुत काम आने वाला है, बिलीव मी। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले सभी बच्चे कैसे हैं, आप सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है मुझे बताइए। अच्छा, हम ना इस सेशन के लास्ट में कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कशन भी करेंगे। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हैं, अगर आपको कुछ पूछना है तो आप जरूर मुझसे पूछ सकते हैं। ऑल राइट, आप मुझसे जरूर पूछ सकते हैं इस वीडियो में। ओके, तो मुझे बताइए कि कैसे हैं आप, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। आई होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। ऑल राइट, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। चलिए, एबीसी एनालिसिस से शुरुआत करते हैं। मैं आपको पहले ये एबीसी एनालिसिस की शीट समझा देता हूं। यही शीट को आप डाउनलोड कर सकते हो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से। इसी शीट को आप डाउनलोड कर सकते हो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से। ठीक है ना। पढ़ाई अच्छी चल रही है, एकदम फर्स्ट क्लास, बहुत बढ़िया, मस्त चल रही है, अच्छी चल रही है। ठीक है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको इसका पीडीएफ फाइल मिल जाएगा एबीसी एनालिसिस का। ठीक है ना। जिसको इस वीडियो से मतलब नहीं है, जिसको सिर्फ इस शीट से मतलब है, वो चाहे तो डाउनलोड करके ये वीडियो बंद कर दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इस वीडियो में मैं ये शीट डिस्कस करने के साथ साथ ये भी डिटेल में डिस्कस करूंगा कि एग्जाम की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। और लास्ट में बने रहिएगा, लास्ट में मैं आपको गिफ्ट दूंगा अपनी तरफ से। ऑल राइट। अच्छा, अगर वो अभी लिंक के लिए एक्सेस मांग रहा है तो वेट अ मिनट,
आप इसको अच्छे से डाउनलोड कर सकते हो बाद में, अभी अगर डाउनलोड नहीं हो रहा है तो बाद में आप अच्छे से उसको डाउनलोड कर सकते हो, डोंट वरी। एबीसी एनालिसिस बनाते वक्त इस बार हमने क्या अपने कंसिडरेशन, हमने क्या कंसिडर किया है, हमने मई 18, नवंबर 18, मई 19, नवंबर 19, मई 20 तो था ही नहीं, कोविड 19 में ये पेपर कैंसिल हो गया था, नवंबर 20, जनवरी 21, जुलाई 21, दिसंबर 21, मतलब कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, हमने पिछले 8 अटेम्प्ट्स को कंसिडर किया है। जब से सीए फाइनल एफआर न्यू सिलेबस आया है मई 18 अटेम्प्ट से लेकर, तब से लेकर दिसंबर 21 अटेम्प्ट तक हमने इस पूरे सारे के सारे 8 अटेम्प्ट्स को कंसीडर करके हमने एबीसी एनालिसिस बनाया है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो एबीसी एनालिसिस हमने बनाया है वो आईसीएआई के मॉड्यूल वाइज बनाया है। आईसीएआई 4 मॉड्यूल्स में पूरे कोर्स को कवर करता है, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3 और मॉड्यूल 4। हमने भी उसी सीक्वेंस में बनाया है, मतलब मॉड्यूल 4 में जो भी उनके टॉपिक्स होते हैं, कंसोलिडेशन, एसोसिएट, ज्वाइंट वेंचर, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है ना, ये सारी चीजें, ज्वाइंट अरेंजमेंट्स, ये सब कुछ हमने उसी तरीके से लिया है। ऑलराइट, चलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, मजा आने वाला है। सबसे पहले अगर हम मॉड्यूल 1 के हिसाब से बात करें, अगर हम मॉड्यूल 1 के हिसाब से बात करें तो मॉड्यूल 1 में अगर आप देखेंगे, मॉड्यूल 1 में अगर आप देखेंगे तो कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो ए कैटेगरी में आते हैं, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो ए कैटेगरी में आते हैं। ऑलराइट, यहां मैंने रिमार्क्स करके लिख दिया है कौन कौन से टॉपिक्स ए कैटेगरी के हैं, कौन कौन से टॉपिक्स बी कैटेगरी के हैं, कौन कौन से टॉपिक्स सी कैटेगरी के हैं, ये सब के सब मैंने यहां पर डिटेल में लिख दिया है। आप देखेंगे ए कैटेगरी के टॉपिक जैसे कि इंड एस 1 एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बेटा इस टॉपिक को मत छोड़ के जाना, और ये बहुत आसान टॉपिक है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसमें से होता क्या है कि ना, वो आपको एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड करेगा और वो बोलेगा कि इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ गलतियां हैं, आप उनको रेक्टिफाई करके एज पर द रिक्वायर्ड इंड एस, जहां जहां गलतियां दिख रही हैं वो इंड एस फॉलो करके गलतियों को ठीक करिए और वापस से हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के दीजिए एज पर शेड्यूल 3। तो ये एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं ए कैटेगरी में रख रहा हूं। ए कैटेगरी में मैं इसके अलावा रखने वाला हूं नेक्स्ट टॉपिक जो कि होगा इंड एस 102। इंड एस 102 आपने आमतौर पर देखा होगा हर एग्जाम में पूछा जाता है। अभी तक इस इंड एस 102 में से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए? सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं या तो वो इक्विटी विथ कैश ऑल्टरनेटिव के क्वेश्चन पूछे गए हैं, इक्विटी विथ कैश ऑल्टरनेट, या तो सिर्फ और सिर्फ कैश सेटल्ड ऑप्शन पूछे गए हैं, एसएआर के, स्टॉक एप्रिसिएशन राइट। कभी कभार वो इक्विटी सेटल्ड ऑप्शन भी पूछता है जहां पर वो परफॉर्मेंस कंडीशन आपको देता है कि नेट प्रॉफिट इतना हो गया तो मैं 1 साल के अंदर दे दूंगा, नेट प्रॉफिट इतना हो गया तो मैं 2 साल के अंदर दे दूंगा। और एक बार जुलाई में इन्होंने एक स्पेशल क्वेश्चन पूछ लिया था कैंसिलेशन ऑफ ऑप्शन पे, कैंसिलेशन ऑफ ऑप्शन पे इन्होंने पूछ लिया था। कैंसिलेशन ऑफ ऑप्शन, अगर हमने बीच में ऑप्शन को कैंसिल कर दिया तो क्या होगा, इसका क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने मॉड्यूल में भी दिया हुआ है। तो मैं इसको ए कैटेगरी में रखने वाला हूं इंड एस 102 को, और इस इंड एस 102 में ना वैरायटी बहुत सारी है। अभी तक क्या नहीं आया है, मॉडिफिकेशन ऑफ ऑप्शन, अभी तक मॉडिफिकेशन ऑफ ऑप्शन नहीं पूछा है उन्होंने, ठीक है ना। तो स्पेसिफिकली, मोर स्पेसिफिकली अगर बात करें तो उन्होंने मॉडिफिकेशन ऑफ ऑप्शन को छोड़कर बाकी सब कुछ पूछ लिया है। नेक्स्ट ए कैटेगरी टॉपिक होने वाला है हमारा इंड एस 115। अब आप बोलोगे सर इंड एस 115 इतना बड़ा है, इतनी सारी चीजें हैं, कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो अगर आप देखेंगे तो जो स्टेप नंबर 3 है, स्टेप नंबर 3, जो स्टेप नंबर 3 है ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेप नंबर 3 में से आज तक 14 मार्क्स का, 12 मार्क्स का, 10 मार्क्स का, यहां से सबसे ज्यादा पूछा गया है। स्टेप नंबर 3 मतलब डिटरमाइन द ट्रांजैक्शन प्राइस। तो ट्रांजैक्शन प्राइस से रिलेटेड जितने भी आपको क्वेश्चंस मिले, आरटीपीज, एमटीपीज, इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल, पास्ट एग्जामिनेशन पेपर्स, आपको जितने क्वेश्चंस मिले स्टेप 3 से रिलेटेड आप सारे के सारे करके जाना, आपको छोड़ के मत जाना, ठीक है ना। अंडरस्टूड और नॉट? मतलब अगर मैं आपको डिटेल में ये एबीसी एनालिसिस करवा रहा हूं, मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं कि इंड एस 115 ए कैटेगरी है। 115 के अंदर भी कौन सी स्टेप में से आज तक ज्यादा पूछा गया है,
स्टेप 4 में से आज तक 12 मार्क्स का पूछा गया है, स्टेप 5 में से आज तक 5 मार्क्स का पूछा गया है। यार स्टेप 1 और स्टेप 2 में से पूछा ही नहीं गया है। अब आप ध्यान होगा आपको, स्टेप 1 जो होती है वो आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट होता है, और उसके अंदर दो चीजें होती है, एक होता है कॉन्ट्रैक्ट कॉम्बिनेशन और एक होता है कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन। याद रखिएगा स्टेप 1 के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज तक स्टेप 1 से नहीं आया तो यहां ये भी कह सकते हैं कि स्टेप 1 स्टेप 2 के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्टेप 2 से वैसे भी क्वेश्चंस कम बनते हैं, पर स्टेप 1 में जो मॉडिफिकेशन वाला पार्ट है, कृपया करके वो छोड़ के मत जाना, उसका मैंने चार्ट रिवीजन भी डाला हुआ है। कुछ मिसलेनियस कैटेगरी से भी पूछा गया है, जैसे 12 मार्क्स का, 4 मार्क्स का। सर मिसलेनियस कैटेगरी मतलब जब पांचों स्टेप खत्म हो जाती है इंडियस 115 में, तो उसके बाद आपको वो बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट दो प्रकार की होती है। याद आ रहा है कि नहीं, है ना? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट के रिगार्डिंग वो क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके बाद उन्होंने एक बार वो प्रिंसिपल एजेंट के ऊपर पूछ लिया कि हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा एंटिटी का स्टेटस की वो प्रिंसिपल की तरह काम कर रही है कि एजेंट की तरह। उसके बाद ही हम आपको बता पाएंगे कि वो ग्रॉस रेवेन्यू बुक करना चाहिए कि नेट रेवेन्यू। ठीक है ना? तो ऐसे छोटे छोटे टॉपिक, मिसलेनियस चीजें बहुत सारी हैं। रीपर्चेज एग्रीमेंट, ठीक है ना, रीपर्चेज एग्रीमेंट है, सर्विस कंसेशन अरेंजमेंट्स है। तो ऐसे कई सारी चीजें हैं जो मिसलेनियस में आ सकती हैं, अभी तक नहीं पूछी गई। ठीक है, 115 का स्टेप 1 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं, मैं नहीं मानता, मैं मानता हूं स्टेप 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और स्टेप 3 और स्टेप 4 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ये मानता हूं स्टेप 1 स्टेप 2 से आज तक आया नहीं है, नो डाउट पूरा का पूरा 115 इंपॉर्टेंट है, पर स्टेप 1 2 3 4 5 में से अगर देखें तो 3 में से सबसे ज्यादा आया है। 1 में से सबसे ज्यादा आने के चांसेस क्या होते हैं? मॉडिफिकेशन के आने के चांसेस होते हैं, क्योंकि वहां प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनता है। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा मॉड्यूल 1। आईसीआई के अकॉर्डिंग अगर आप मुझसे पूछोगे तो हमारे मॉड्यूल 1 में हमने ए कैटेगरी टॉपिक जो रखे हैं वो 3 रखे हैं। एक तो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, शॉर्ट 10 से 15 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। 102 तो आएगा ही आएगा, और 115 में से भी आएगा ही आएगा। मतलब अगर हम मॉड्यूल 1 की बात करें तो मॉड्यूल 1 से ऑन एन एवरेज आपका यूं मान लीजिए कि लगभग 8 और 10 और तकरीबन 10 और मान लीजिए 28 एवरेज 28 मार्क्स ए कैटेगरी, 28 मार्क्स ए कैटेगरी। मैंने 28 मार्क्स ए कैटेगरी रखे हैं मॉड्यूल 1 में से। अंडरस्टूड और नॉट? मैं बेटा अभी आपके क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं लेने वाला हूं। आप सीए फाइनल के स्टूडेंट हैं, कृपया करके मेरा ये एबीसी एनालिसिस सुने, क्योंकि ऑब्वियसली ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं आपके क्वेश्चंस को बीच में, मतलब आप मुझे इंटरप्ट भी करोगे तो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो बेहतर है कि ये वीडियो आप पूरा देखें और लास्ट में अपन क्वेश्चन आंसर डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है ना? बीच में आप अपने क्वेश्चन ना पूछे तो ज्यादा अच्छा है, इससे बेहतर, मतलब आप अपना टाइम ही वेस्ट करेंगे। तो बेहतर है कि आप ध्यान से सुन लीजिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉड्यूल 1 जो आपका आईसीआई का है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो आपके 3 ए कैटेगरी टॉपिक्स हैं, जिसमें ऑन एन एवरेज 28 मार्क्स मैंने ए कैटेगरी में रखा है। बाकी मैंने सारी चीजें बी कैटेगरी में रखा है, जैसे इंडियस 20 गवर्नमेंट ग्रांट हो गया। ठीक है ना? उसके बाद मैंने इंडियस 34 को भी बी कैटेगरी में रखा है। कभी कभार आ जाता है 34, बहुत ही आसान क्वेश्चन आ जाता है कि भाई करेक्ट प्रॉफिट बताओ क्वार्टरली इंटरिम रिपोर्ट का, इंटरिम पीरियड का। इंडियस 7 कैश फ्लो मत छोड़ के जाना, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स के क्वेश्चंस के आने के चांसेस लगे रहते हैं। दिसंबर 21 अटेम्प्ट में भी आया था। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अब आते हैं अपन मॉड्यूल 2 में। मॉड्यूल 2 किसका बेसिस होता है? मॉड्यूल 2 में सारे के सारे असेट बेस्ड स्टैंडर्ड्स होते हैं। असेट बेस्ड स्टैंडर्ड्स, अंडरस्टूड और नॉट? तो मॉड्यूल 2 में असेट बेस्ड स्टैंडर्ड्स आते हैं। अब आप अगर ध्यान से देखें तो मॉड्यूल 2 में हमने ए कैटेगरी किसको रखा है? मॉड्यूल 2 में हमने ए कैटेगरी रखा है ये वाले स्टार्टिंग के 3 टॉपिक, जैसे इंडियस 16, इंडियस 23, इंडियस 36। इंडियस 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को मैं ए कैटेगरी इसलिए रख रहा हूं यार, अगर आपने ध्यान दिया हो पिछले कुछ अटेम्प्ट में, तो कभी कभार ये लोग क्या करते हैं, कोर इंडियस 16 से क्वेश्चन नहीं पूछते, वो लोग इंडियस 16 और इंडियस 40 मिलाकर पूछ लेते हैं। कभी कभार वो इंडियस 8 और इंडियस 16 को मिलाकर पूछ लेते हैं। कभी कभार वो इंडियस 21 और इंडियस 16 को मिलाकर पूछ लेते हैं। 21 वो फॉरेन एक्सचेंज मशीन खरीदी तो मशीन का भी ट्रीटमेंट बता दो, और वो फॉरेन एक्सचेंज का भी आ गया। कभी कभार उन्होंने इंडियस 8 भी उसमें डाल दिया, तो कभी कभार उन्होंने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी डाल दिया, कभी कभार उन्होंने इंडियस 2 भी डाल दिया। तो इंडियस 16 एक ऐसा स्टैंडर्ड है
जो कहीं ना कहीं बाकी अदर स्टैंडर्ड्स के साथ मिलकर क्वेश्चन क्रिएट करता है, ठीक है ना। तो इंडिया 16 को मैंने इसलिए ए कैटेगरी रखा है। इंडिया 23 ए कैटेगरी मैंने इसलिए रखा है कि साला इंडिया 23 में से डेडिकेटेड आज तक सिर्फ एक ही बार क्वेश्चन पूछा गया है 8 मार्क्स का, वो भी कौन से अटेम्प्ट में, नवंबर 19 अटेम्प्ट में। मतलब इंडिया 23 में 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया नवंबर 19, उसके बाद नवंबर 19 के बाद आज के बाद क्वेश्चन आया ही नहीं है नवंबर 19 के बाद। 36 की अगर बात करें तो 36 को भी बहुत टाइम हो गया, पिछले 3 अटेम्प्ट से, जनवरी, जुलाई और दिसंबर, पिछले 3 अटेम्प्ट से, जनवरी 21 से लेकर दिसंबर 21 तब तक से लेकर इंडेस 36 से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो इंडेस 36 को भी मैं ए कैटेगरी टॉपिक रखूंगा। इसमें सीजीयू रिलेटेड इंपेयरमेंट वो पूछ सकता है, इसमें वो गुडविल रिलेटेड इंपेयरमेंट के क्वेश्चंस पूछ सकता है, जहां वो पेरेंट्स ने सब्सिडरी को अक्वायर किया, गुडविल आया, फुल गुडविल मेथड, पार्शियल गुडविल मेथड, तो उसके केस में वो इंपेयरमेंट चीजें कैसे होगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर हमारे ए कैटेगरी टॉपिक 2 और हैं, जैसे कि इंडेस 105 और इंडेस 116। 105 को मैं ए कैटेगरी इसलिए रख रहा हूं क्योंकि अगेन 105 बहुत टाइम से पूछा नहीं गया है और 105 में भी अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं 10-10 मार्क्स के लेकर, कि उसने पूरा यूनिट सेल करने की प्लान कर रहा है, हम पूरा डिपार्टमेंट पूरा यूनिट सेल करने का प्लान कर रहे हैं, इसका हेल्ड फॉर सेल में इसका क्या ट्रीटमेंट होगा। 116 की अगर बात करें, चलिए अब डिटेल में बात करते हैं 116 की। 116 में अगर आप देखेंगे तो मैंने इसमें 4 कैटेगरी बनाई है 116 के अंदर लीजेस में। इन द अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ लेसर, क्या लेसर के रिस्पेक्ट में आज तक कोई क्वेश्चन आया? अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ लेसी, क्या लेसी के रिस्पेक्ट में आज तक कोई क्वेश्चन आया? है ना, नॉर्मल। कोविड 10 आ गया इसमें, सॉरी गलती हो गई है, कोविड 19 होना चाहिए, कोविड 10 आ गया। कोविड 19 रेंट कंसेशन पे कोई क्वेश्चन आया है क्या? और सेल एंड लीज बैक पे कोई क्वेश्चन आया है क्या? तो अगर आप लेसर की बात करेंगे तो लेसर को लेकर उन्होंने आज तक सिर्फ 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है। हालांकि देखा जाए तो इंडेस 116 पूछना शुरू किया था उन्होंने नवंबर 20 से, फ्रॉम नवंबर 20। इंडेस 116 नवंबर 20 से पहले था ही नहीं, वो तो इंडेस 17 था। तो ना हम ये नहीं कह सकते कि यार देखो आज तक सिर्फ एक ही बार पूछा है। एक्चुअली अगर हम बात करें तो नवंबर 20 से लेकर 4 अटेम्प्ट होते हैं, तो 4 अटेम्प्ट में से एक अटेम्प्ट उन्होंने लेसर के ऊपर पूछा है कि भाई ऑपरेटिंग लीज होगी कि फाइनेंस लीज होगी, बताइए, ये देख के बताइए कि ऑपरेटिंग लीज होगी कि फाइनेंस लीज होगी। एक बार उन्होंने 10 मार्क्स का क्वेश्चन अभी रिसेंटली दिसंबर 21 में पूछा था सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के ऊपर यूजिंग कॉस्ट मॉडल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया था लेसी की अकाउंटिंग पे। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट मतलब लेसी ने आरओयू बुक कर लिया, लीज लायबिलिटी बुक कर लिया, बैलेंस शीट डेट पर कुछ चेंजेस हो रहे हैं, रीमेजरमेंट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ सम चेंजेस, कुछ लीज टर्म में चेंजेस हो रहे हैं, कुछ लीज रेंट में चेंजेस हो रहे हैं, तो रीमेजरमेंट के कारण क्या इफेक्ट आएगा आपके आरओयू पे और आपके लीज लायबिलिटी पे। कोविड 19 रिलेटेड क्वेश्चन एक आया था जुलाई में, 4 मार्क्स का, बहुत इजी था। और सेल एंड लीज बैक के ऊपर एक 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, सेल एंड लीज बैक के ऊपर 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया था नवंबर 20 में। सेल एंड लीज बैक भी एक तरीके से लेसी का ही पार्ट है, ठीक है ना। तो अगर आप देखेंगे तो इंडेस 116 में से आज तक क्या पूछा गया है, ऑपरेटिंग लीज होगा कि फाइनेंस लीज होगा, एक तो ये लेसर वाला, एक उन्होंने लेसी की अकाउंटिंग का प्रॉपर एक फुल फ्लेज क्वेश्चन पूछा है, हां, जो हम अच्छे से वैसे भी अच्छे से हर कोई बच्चा करके जाना चाहिए, रीमेजरमेंट वाला। उसके बाद कोविड 19 रिलेटेड वो तो बहुत ही ऐसा रहा कि यार इन्होंने मतलब इतना छोटा सा दे दिया। इंडेस 116 कितना बड़ा स्टैंडर्ड है, उसमें से 4 मार्क्स का देना मतलब इज लाइक कि क्या कर रहे हो यार। और सेल एंड लीज बैक पूछ लिया, क्या क्या अभी भी पूछ सकता है वो, सबलीज पूछ सकता है वो, ठीक है ना। लेसी के अंदर ही कई सारी चीजें और हैं, मॉडिफिकेशंस हैं, मॉडिफिकेशंस नहीं पूछा अभी तक उसने, मॉडिफिकेशंस के 4-5 केसेस बनते हैं, मॉडिफिकेशंस नहीं पूछा। लेसी के अंदर सबलीज उसने अभी तक नहीं पूछा, ठीक है ना, सबलीज वो पूछ सकता है। तो स्टिल देयर आर सम मोर स्कोप, अभी स्कोप अच्छा खासा है। कोविड 19 रिलेटेड मुझे लगता है कि अब वो पूछने के चांसेस कम हो गए, पूछ भी सकता है बट उसके चांसेस कम है। तो मुझे लगता है कि जो एक मॉडिफिकेशन वाला पार्ट है लेसी में, एक सबलीज वाला पार्ट है, उसके अभी तक आए नहीं है, तो हो सकता है शायद वहां से आ जाए, ठीक है ना। तो ए कैटेगरी टॉपिक अगर आप देखेंगे मॉड्यूल 2 में से, असेट बेस्ड स्टैंडर्ड में से, तो मैंने इंडेस 16 को दिया है, 23 को दिया है, 36 को दिया है, 105 और 116 को दिया है। अगर मैं आपको ओवरऑल वैसे ही बताऊं, आपके एग्जाम में तकरीबन इस मॉड्यूल 2 से
इस मॉड्यूल 2 से आपके एग्जाम में तकरीबन 25 से 30 मार्क्स कवर होते हैं असेट बेस्ड कैटेगरी। 25 से 30 मार्क्स आपके कवर होते हैं असेट बेस्ड कैटेगरी में। अंडरस्टूड और नॉट? उसमें से भी मैंने आपको ये 5 स्टैंडर्ड्स दिए हैं, 16, 23, 36, 105 और 116। बाकी मैंने बी कैटेगरी रखा है। बी कैटेगरी रखने का रीजन कि या तो वो अभी रिसेंट डेज में कई बार पूछा गया है, या तो उसमें ज्यादा क्वेश्चंस बनते नहीं। इंडेस 2 हो गया, इंडेस 40 हो गया, इंडेस 41 हो गया, इंडेस 38 हो गया, ये सब। ठीक है, अब आप वेटेज अगर देखेंगे 116 का, तो कभी 8 मार्क्स का आया, कभी 6 मार्क्स का आया, कभी 4 मार्क्स का आया, कभी 10 मार्क्स का आया। मतलब 4 मार्क्स का मिनिमम और मैक्सिमम 10 मार्क्स का। सर मुझे ऐसा लगता है कि 116 को वो लोग ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं। रीजन, क्योंकि भले कितना भी बड़ा स्टैंडर्ड हो, है तो लीजेस के ऊपर। लीजेस को वो कितना ही कवर कर लेगा एग्जाम में यार, कितना ही कवर कर लेगा लीजेस को। तो इसीलिए मुझे लगता है मैक्सिमम 10 मार्क्स इसमें से आ गया तो बहुत अच्छी बात है। हार्डली कभी ऐसा क्वेश्चन आया कि 12-15 मार्क्स का आ गया, मुश्किल है। तो जैसा वो 115 में करता है कि मैक्सिमम 10 मार्क्स का पूछ लिया, वैसे ही वो इंडियस 116 को कर रहा है, मैक्सिमम 10 मार्क्स का पूछ लिया। 115 में फिर भी वो अपना स्कोप बढ़ा सकता है, क्योंकि रेवेन्यू एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है डिसीजन मेकिंग के लिए। रेवेन्यू का रिकॉग्निशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती हैं, कंसिडरेशन हो सकते हैं। तो 115 को तो वो और स्कोप बढ़ा सकता है, पर 116 मुझे लगता है लीजेस वैसे ही इसका स्कोप छोटा है लीजेस का, भले स्टैंडर्ड कितना भी बड़ा हो। तो वो 10 मार्क्स मैक्सिमम पूछ रहा है। ठीक है, अब आते हैं आपका मॉड्यूल 3। मॉड्यूल 3 में आपके कुछ लाइबिलिटी वाले स्टैंडर्ड जैसे इंडियस 19, इंडियस 37, कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टैंडर्ड जैसे 21 फॉरेन एक्सचेंज, 12 डेफर्ड टैक्सेस, ठीक है ना, 24 आपका रिलेटेड पार्टी, ईपीएस 33, 108 आपका ये ऑपरेटिंग सेगमेंट, और लास्ट में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट तो हम डिटेल में बात करेंगे। तो मॉड्यूल 3 आपका स्पेशल कैटेगरी बोलते हैं, मैं उसको प्यार से बोलता हूं स्पेशल कैटेगरी मॉड्यूल। स्पेशल कैटेगरी मॉड्यूल है। अगर मॉड्यूल 3 की बात करें तो मैंने इंडेस 19 को ए कैटेगरी, फिर मैंने इंडेस 21 को ए कैटेगरी, फिर मैंने इंडेस 33 को ए कैटेगरी, और मैंने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को ए कैटेगरी रखा है। अच्छा, मैंने ना साइड में रिमार्क्स लिख के रखे हैं, अगर मैं हर एक के रिमार्क्स पढ़ता जाऊंगा ना तो ये वीडियो 2 घंटे का हो जाएगा। तो आप ये जो शीट डाउनलोड करोगे ना, उसके बाद आप आराम से साइड में रिमार्क्स पढ़ सकते हो। तो मैंने 4 टॉपिक्स को ए कैटेगरी रखा है, इंडेस 19, इंडेस 21, इंडेस 33 और इंडेस 32109 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। इंडेस 32109 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। 4 टॉपिक क्यों रखे ये भी मैं आपको रीजन बता देता हूं। जैसे इंडेस 19 है, एम्प्लॉय बेनिफिट्स, यार आज तक इसमें से 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है, एक तो मई 19 में और एक दूसरा अगर देखेंगे तो नवंबर 20 में। आज तक सिर्फ इसमें से 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, दूसरी अगर बात करें इंडेस 21, तो इंडेस 21 यस, इसमें से बीच बीच में कभी कभार वो क्वेश्चन पूछ लेता है। इंडेस 21 में भी स्कोप बहुत ज्यादा है, वो फंक्शनल टू फॉरेन करेंसी टू फंक्शनल करेंसी पे क्वेश्चन पूछ सकता है, वो प्रेजेंटेशन करेंसी के बेस्ड पे क्वेश्चन पूछ सकता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, वो नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन ऑपरेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इंडेस 21 में स्कोप बहुत ज्यादा है, नेट इन्वेस्टमेंट फॉरेन ऑपरेशन पे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है ना, वो फॉरेन ऑपरेशन को अगर आगे चल के बेचेंगे तो उसका फॉरेन करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज का क्या इंपैक्ट आएगा एनसीआई पर और वगैरह, तो वो ये भी पूछ सकता है। तो इंडेस 21 में कई सारी स्कोप है। हालांकि लास्ट 2 अटेम्प्ट में लगातार पूछा गया है, तो भी मैं इसको ए कैटेगरी टॉपिक रख रहा हूं, क्योंकि इंडेस 21 अगेन मैं बोलूंगा कि वो किसी दूसरे स्टैंडर्ड के साथ मिलके आ सकता है, जैसे वो इंडेस 12 के साथ आ सकता है। वो ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा ना स्ट्रेट फॉरवर्ड सिर्फ एक ही इंडेस से डेडिकेटेड क्वेश्चन आ जाए। इंडेस 21 फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड क्वेश्चन वो इंडेस 16 के साथ पूछ सकता है, इंडेस 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के साथ पूछ सकता है, इंडेस 12 के साथ पूछ सकता है, वो बिजनेस कॉम्बिनेशन में मिक्स करके पूछ सकता है। तो इसका स्कोप भी है, इसका स्कोप भी अच्छा खासा है। ईपीएस की बात करें तो अर्निंग्स पर शेयर एक बहुत ही डेडिकेटेड इंडेस 30 अर्निंग पर शेयर स्टैंडर्ड बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है। लास्ट टाइम हालांकि दिसंबर में भी पूछा गया था डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन के केस में ईपीएस और डायल्यूटेड ईपीएस कैसे निकलता है, और उन्होंने वो क्वेश्चन नया नया इंट्रोड्यूस किया था दिसंबर 21 में। ठीक है ना, बाकी इसके ऊपर जनरली इंडेस 33 की बात करें तो डायल्यूटेड अर्निंग पर शेयर के ऊपर डेडिकेटेड क्वेश्चन आ सकता है, उन्होंने 2 बार पहले पूछा भी है। दिसंबर 21 अटेम्प्ट में उन्होंने डायल्यूटेड और बेसिक दोनों पूछे थे,
कंटिन्यूइंग और डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन दोनों के ऊपर अलग अलग करके और टोटल ऑपरेशन पे। और वही क्वेश्चन उन्होंने रिसेंटली अपने आरटीपी वगैरह में कहीं जोड़ा भी था, एमटीपी आरटीपी में, ठीक है। उसके बाद फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, अगर आप मुझसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में पूछोगे यार मतलब हैरान हो जाओगे, मैं आपको क्या बताऊं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में हमने क्या कैटेगरी बनाई है, एक तो फाइनेंशियल असेट के ऊपर क्वेश्चंस मोस्टली वो पूछता है, जैसे लोन टू एम्प्लॉइज स्टाफ एडवांस, लोन टू एम्प्लॉइज स्टाफ एडवांस, या फिर उसने ये जनरली पहली कैटेगरी यही जनरली यही है, या फिर सिक्योरिटी डिपॉजिट दे दिया लीजेस का और वो सिक्योरिटी डिपॉजिट हमें 5 साल बाद मिलेगा, वैसा का वैसा 0% इंटरेस्ट पर। तो फाइनेंशियल एसेट में सबसे कॉमन लोन टू स्टाफ वाले क्वेश्चन है। फिर दूसरी कैटेगरी है इक्विटी कंपोनेंट, डेट कंपोनेंट, जो क्वेश्चन वो पूछता है कि बताइए इसमें से इक्विटी पार्ट कितना होगा, डेट पार्ट कितना होगा, मोस्ट कॉमन। तीसरा डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट, और चौथा लोन टू सब्सिडरी एट कंसेशनल रेट। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो फाइनेंशियल एसेट में से नवंबर 18 में 4 मार्क्स, नवंबर 19 में 4 मार्क्स, नवंबर 20 में 12 मार्क्स, 14 मार्क्स जनवरी में, 14 मार्क्स जुलाई में, 5 मार्क्स उन्होंने दिसंबर में। मतलब फाइनेंशियल असेट के ऊपर जो कि लोन टू स्टाफ कैटेगरी है, लगातार जनरली हमेशा क्वेश्चन आ रहा है। 5 मार्क्स 4 मार्क्स से लेकर 14 मार्क्स तक का क्वेश्चन पूछ रहा है वो लोन टू स्टाफ वाले क्वेश्चन में। और लोन टू स्टाफ वाले क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। उसमें से एक ही ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें उन्होंने मॉडिफिकेशन करवाया है। हमने स्टाफ को लोन दिया, हमने उसको बोला कि किस तरीके से रीपेमेंट करना, 2 साल बाद उसने रीपेमेंट टर्म्स बदल दी, मॉडिफिकेशन हो गया, तो बताइए उसमें ट्रीटमेंट क्या होगा। उन्होंने आज तक उन्होंने एक आध बार वो वाला क्वेश्चन पूछा है, बाकी नॉर्मल सारे के सारे लोन टू स्टाफ वाले क्वेश्चन पूछे। तो समझ जाओ कि आपका फाइनेंशियल एसेट कितना इंपॉर्टेंट है। दूसरा उतना ही इंपॉर्टेंट इक्विटी कंपोनेंट, डेट कंपोनेंट। इक्विटी कंपोनेंट, डेट कंपोनेंट वाले जो क्वेश्चन होते हैं कि हमने कन्वर्टेबल डिवेंचर इशू किए, उसमें से बताइए इक्विटी पार्ट कितना होगा, डेट पार्ट कितना होगा। नवंबर 18 16 मार्क्स, मई 19 12 मार्क्स, नवंबर 19 10 मार्क्स, नवंबर 26 मार्क्स, जुलाई 11 मार्क्स, दिसंबर 12 मार्क्स। लगातार लगभग लगातार पूछा जा रहा है। अब इसके अलावा जो थोड़ी सी मिसलेनियस कैटेगरीज हैं, जैसे डेरिवेटिव में उन्होंने मई 18 में पूछा, तो फिर उन्होंने डायरेक्टली जनवरी में पूछ लिया। डेरिवेटिव में सर, डेरिवेटिव में वो किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, या तो वो फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट पे क्वेश्चन पूछा था उन्होंने, या तो वो बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा है आइडेंटिफाई कि ये डेरिवेटिव होगा कि नहीं होगा, ये बताइए ये डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट होगा कि नहीं। तो जिसमें आपको 4 पॉइंट्स का डेफिनेशन डालना पड़ता है और फिर आपको आइडेंटिफिकेशन करना पड़ता है कि ये डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। दूसरा वो फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट पे उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था, आज तक सिर्फ 2 बार आया है 8 अटेम्प्ट में। लोन टू सब्सिडी, अब मुझे ऐसा लगता है उनका थोड़ा बहुत फेवरेट है शायद। उन्होंने मई 18 में पूछा था, अब उन्होंने दिसंबर 21 में पूछा था, और दिसंबर 21 में जब उन्होंने पूछा था तो मैंने उसको इंपॉर्टेंट भी रखा था अपनी क्वेश्चन लिस्ट में। अगर आप इस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का देखेंगे तो 16 मार्क्स, 20 मार्क्स, 12 मार्क्स, 14 मार्क्स, 18 मार्क्स, 19 मार्क्स, 14 प्लस 11 25 मार्क्स, और बाप रे बाप 29 मार्क्स। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये ट्रेंड रहा है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में से पिछले 8 अटेम्प्ट में इस तरीके से क्वेश्चन आए। 16, 20, फिर कम कर दिया 12, बढ़ाया 14, बढ़ाया 18, बढ़ाया 19, बढ़ाया 25, बढ़ाया 29। आप देख रहे हो इंक्रीजिंग ट्रेंड, 12 से लेकर क्या इंक्रीजिंग ट्रेंड हुआ है। आप अंदाजा लगा लीजिए कि इस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में से खाली मिनिमम वो या ऑन एन एवरेज वो 20 मार्क्स का तो पूछेगा ही पूछेगा। 20 मार्क्स तो वो पूछेगा ही पूछेगा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कैटेगरी। और उसमें से भी जो सबसे हाईएस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी है वो है आपकी फाइनेंशियल एसेट और इक्विटी एंड डेट कंपोनेंट। ये दोनों इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। आप मार्क्स देखो, मतलब मार्क्स देखकर आपको समझ आएगा यार फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, तो ये 4 टॉपिक मैंने ए कैटेगरी टॉपिक रखे हैं आपके मॉड्यूल 3 में। ये ए कैटेगरी टॉपिक रखे हैं। इंड AS 19 एम्प्लॉय बेनिफिट कई टाइम से नहीं पूछा गया, डिफाइंड बाय। अरे एक इंड AS 19 के बारे में एक बात बताऊं,
इंडियस 19 अभी तक सिर्फ 2 बार पूछा गया है, और यू विल बी सरप्राइज कौन से क्वेश्चन पूछे गए। शॉर्ट टर्म बेनिफिट, शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स पे जो एब्सेंस होते हैं ना, वो लीव इनकैशमेंट्स, लीव वाले, उस पे पूछे गए हैं। शॉर्ट टर्म कॉम्पनसेशन एब्सेंस पे पूछे गए। आज तक इंडियस 19 में से डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स, इन पे कोई क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया। सोचो, जबकि भरे भरे पड़े क्वेश्चन इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में, आरटीपीज में। तो इंडियस 19 में आज तक लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा गया। 21 मैंने आपको बता दिया कि ये मिक्स्ड होता है। इंडियस 21 फॉरेन एक्सचेंज किसी भी अदर स्टैंडर्ड के साथ आराम से फिट हो जाता है। तो ऐसा मत सोचना कि पिछली बार 2 बार लगातार आ गया तो इस बार नहीं आएगा, किसी दूसरे स्टैंडर्ड के साथ फिट होके आ सकता है। ईपीएस सदाबहार है, भले पूछा कम गया है, बट मैं उसको ए कैटेगरी से नीचे नहीं रख सकता, ये सदाबहार है यार। डायल्यूटेड अर्निंग पर शेयर में अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस यार, इतनी वैरायटी है इंडियस 33 में, डायल्यूटेड अर्निंग पर शेयर में इतनी वैरायटी है, मैं आपको क्या बोलूं। मैं अगला एक वीडियो बनाऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट का। हम ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट प्रिपेयर कर रहे हैं May 22 के लिए। यस, May 22 के लिए हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट प्रिपेयर किया है। दिसंबर 21 अटेम्प्ट के लिए हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट प्रिपेयर किया था। लगभग हमने उसमें 225 से 250 क्वेश्चंस हमने दिए थे, और 108 मार्क्स का पेपर कवर हुआ था दिसंबर 21 में। मतलब दिसंबर 21 में जो पेपर आया था उसमें से 108 मार्क्स वाज आउट ऑफ आवर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट ऑफ 250 क्वेश्चंस। इस बार May 22 अटेम्प्ट के लिए भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट बना रहे हैं, और वही लगभग 200 से 250 क्वेश्चंस हम आपको प्रोवाइड करेंगे, और हमारा मानना है कि मिनिमम 100 मार्क्स उसमें से कवर होंगे। मिनिमम 100 मार्क्स। 120 मार्क्स का पेपर आता है, 120 123 मार्क्स का पेपर आता है, 125 मार्क्स का। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट भी हम आपको इस बार May 22 अटेम्प्ट में देंगे, और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट हम आपको आईसीआई के रेफरेंस पे देंगे। ऐसा नहीं कि वो हमारी बुक से होगा, डोंट वरी। कोई कह रहा है चक्कर आ गया। लास्ट कैटेगरी मॉड्यूल 4, अगर आप देखोगे तो मॉड्यूल 4 में आपके बिजनेस कॉम्बिनेशन, एसोसिएट, ज्वाइंट वेंचर, ज्वाइंट अरेंजमेंट्स और कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स कवर होते हैं। ठीक है ना, कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स भी कवर होते हैं। अब ध्यान से देखिए, बिजनेस कॉम्बिनेशन की बात करें अगर, तो ऑब्वियसली यार ये ए कैटेगरी तो देना ही पड़ेगा। पर बिजनेस कॉम्बिनेशन ए कैटेगरी तो सबको पता है, कंसोलिडेशन, बिजनेस कॉम्बिनेशन, बट उसमें ना हमने डिटेल कैटेगरी हमने जो बनाई है उसको ध्यान से देखिए। डिटेल कैटेगरी, नॉर्मल कंसोलिडेशन क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो नॉर्मल कंसोलिडेशन के आते हैं, जिसमें उसने आपको सब्सिडरी होल्डिंग की इंफॉर्मेशन दे दी, कई सारे उसने एडजस्टमेंट दे दिए, रीवैल्यूएशन, डिविडेंड, तरह तरह के उसने आपको एडजस्टमेंट्स दे दिए, प्रॉफिट्स दे दिए, और वो बोल रहा है कंसोलिडेशन करो, नॉर्मल कंसोलिडेशन क्वेश्चन। यार अगर आप नॉर्मल कंसोलिडेशन क्वेश्चन को देखेंगे तो May 18 में आया, नवंबर 18 में नहीं आया, May 19 में आया, फिर नवंबर 19 में आया, फिर नवंबर 20 में नहीं आया, तो फिर जनवरी में आया। लास्ट 2 अटेम्प्ट से नॉर्मल कंसोलिडेशन के क्वेश्चन आना बंद हो गए। तो वापस ये आ सकते हैं, क्योंकि ये सदाबहार क्वेश्चन है। नॉर्मल कंसोलिडेशन के क्वेश्चन सदाबहार क्वेश्चन है। चेन होल्डिंग उन्होंने 2 बार पूछा है। मैं मानता हूं चेन होल्डिंग का इतना ही औकात है, बार बार पूछने का कोई सेंस नहीं है। 4-5 अटेम्प्ट में एक बार आ जाए बहुत बड़ी बात है। जैसे उन्होंने नवंबर 18 में पूछा, तो उन्होंने फिर डायरेक्टली जुलाई 21 में पूछ लिया। सही बात है, मतलब लगभग 1 2 3 4 5वें अटेम्प्ट में पूछ लिया। चेन होल्डिंग की इससे ऊपर की औकात नहीं है, ठीक है ना। वैसे भी उसमें गिनती के 2 क्वेश्चन, 2 एडजस्टमेंट होते हैं, बाकी वो पूरा क्वेश्चन आपका नॉर्मल कंसोलिडेशन होता है। रिवर्स एक्विजिशन, इस बार सरप्राइजिंगली दिसंबर 21 अटेम्प्ट में उन्होंने 14 मार्क्स का क्वेश्चन रिवर्स एक्विजिशन में पूछ लिया। मैं शुरू से कहता था कि भाई कॉमन कंट्रोल बिजनेस कॉम्बिनेशन, रिवर्स एक्विजिशन, इतना सारा मटेरियल है, इंस्टीट्यूट पूछ नहीं रहा, पूछेगा। और हमने यही रिवर्स एक्विजिशन का क्वेश्चन बिल्कुल डिट्टो हमने अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट में भी रखा था, और उन्होंने पूरा उन्होंने यही 14 मार्क्स का पूछ लिया। तो रिवर्स एक्विजिशन अभी आ चुका है, तो मुझे नहीं लगता कि May 22 में रिपीट होगा रिवर्स एक्विजिशन। इसका मतलब May 22 में जो चीजें नहीं टच की गई हैं उन पर ज्यादा फोकस करना। आप नॉर्मल कंसोलिडेशन के अलावा आप उन पर ज्यादा फोकस करना। सम अदर स्मॉल क्वेश्चंस, जैसे 4 मार्क्स का, 4 मार्क्स का, 8 मार्क्स का, 5 मार्क्स का, 5 मार्क्स का, ये स्मॉल क्वेश्चन किस पे पूछे जाते हैं? गुडविल निकालो, गेन फ्रॉम बार्गेन परचेज निकालो, एनसीआई निकालो, ठीक है ना, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सजेस्ट करो, इन चीजों का पीसी कंसिडरेशन निकाल दो। ये सब छोटे मोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप ओवरऑल इस टॉपिक में से भी, मतलब IND AS 103 एंड 110 को मिलाओगे,
कायदे से 110 में से आज तक कोई भी थ्योरी क्वेश्चन उन्होंने नहीं पूछा है। 110 आपका थ्योरी स्टैंडर्ड है जिसमें वो कंट्रोल की डेफिनेशन, पावर की डेफिनेशन, कंट्रोल के रिलेटेड में बहुत सारी केस स्टडीज, कुछ कुछ पूछ सकता है। आज तक उन्होंने नहीं पूछा, सोच लो। आगे अच्छा 103 में एक और चीज इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेंट्रेशन टेस्ट, वो जुड़ गई है, अमेंडमेंट आया था पिछले अटेम्प्ट से पहले, तो कॉन्सेंट्रेशन टेस्ट पे भी क्वेश्चन आ सकता है आगे चल के कि वो बिजनेस एक्विजिशन है भी कि नहीं है या सिर्फ असेट एक्विजिशन है, तो उसके लिए कॉन्सेंट्रेशन टेस्ट करना पड़ता है। तो अगर अब हम देखें तो कितना कितना कवर हुआ है, 25 मार्क्स, 20 मार्क्स, ये भी एक तरीके से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की तरह ही जा रहा है, 15 मार्क्स, 20 मार्क्स, 8 मार्क्स, बाप रे इतना, सिर्फ 8 मार्क्स। सोचो इतना बड़ा चैप्टर करके जाते हो, सिर्फ 8 मार्क्स आया था। कब आया था 8 मार्क्स? ये आपका नवंबर 20 में, फिर आपका जनवरी में 15 मार्क्स, फिर 21 मार्क्स जुलाई में, फिर 19 मार्क्स आपका दिसंबर में। यार इसमें से जितना ज्यादा आना चाहिए ना उतना आ नहीं रहा है। हां, हम ना एसोसिएट और ज्वाइंट वेंचर को अभी इसमें से हमने नहीं जोड़ा है, हमने इसमें एसोसिएट ज्वाइंट वेंचर नहीं जोड़ा है। तो ऑन एन एवरेज अगर आप पकड़ लो, 8 मार्क्स तो बहुत कम हो गए, आई डोंट नो व्हाई, बट ऑन एन एवरेज अगर आप पकड़ लो तो 18 to 20 मार्क्स ऑन एन एवरेज यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस स्टैंडर्ड 103 एंड 110 एक्सेप्ट एसोसिएट ज्वाइंट वेंचर वाला पार्ट। दूसरा, इंडेस 27 सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आज तक नहीं पूछा गया। इंडेस 28 को हमने एक कैटेगरी टॉपिक रखा है जिसमें आप यू विल बी सरप्राइज्ड, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट में से आज तक क्वेश्चंस पूछे गए हैं, पर ज्वाइंट वेंचर से एक बार भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। एसोसिएट रिलेटेड जैसे इक्विटी मेथड, एसोसिएट रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए। देखो ध्यान से, 20 मार्क्स का क्वेश्चन, 20 मार्क्स का क्वेश्चन मई 19 में, फिर 6 मार्क्स और 5 मार्क्स। इक्विटी मेथड जनरली इसमें से क्या पूछा जाता है, इक्विटी मेथड रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर अगर आपकी एसोसिएट सब्सिडी में कन्वर्ट हो जाए तो। पहले हमने 35% लिया, फिर अगले साल हमने रेस्ट और ले लिया। तो बेसिकली एसोसिएट वाला पार्ट थोड़ा बहुत पूछा गया है, ज्वाइंट वेंचर वाला पार्ट नहीं पूछा गया। इंडेस 111 आज तक कुछ खास नहीं पूछा गया, सिर्फ 4 मार्क्स का पूछा गया है। सीएसआर, भाई मैं सीएसआर को भी एक कैटेगरी टॉपिक दे रहा हूं, सीएसआर को भी मैं एक कैटेगरी दे रहा हूं क्योंकि सीएसआर से भी आज तक अच्छा खासा कई बार आया है। और सीएसआर में आपको बताऊं, मतलब कई बच्चे बोलते हैं सर सीएसआर की क्लास दे दो, क्लास डाल दो। मैं आपको क्या बोलूं यार, सीएसआर आप जाके इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल उठाइए, कितना उन्होंने प्यारा ड्राफ्ट किया है, आधे घंटे 1 घंटे के अंदर आप सीएसआर खत्म कर लोगे। मतलब आप जाके एक बार देखिए, मॉड्यूल में से आपका आराम से हो जाएगा सीएसआर आधे 1 घंटे में, कुछ है ही नहीं उसमें। तो सीएसआर में को भी वो इंपॉर्टेंट मान रहा हूं मैं। इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग को आज तक उन्होंने पूछा नहीं है, मैं सी कैटेगरी मान रहा हूं। सो दिस वाज मॉड्यूल 4। ये ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, बाकी मैंने बी और सी कैटेगरी ज्यादा डिस्कस नहीं किया, मैंने रिमार्क्स डिस्कस नहीं किया। ये शीट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप आराम से इसको देख लीजिएगा। ये तो हो गया हमारा एबीसी एनालिसिस। अगर एग्जाम मई 22 स्ट्रेटजी की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको बोलूंगा मिनिमम लास्ट 4 अटेम्प्ट्स के आरटीपी, एमटीपी और पास्ट एग्जाम्स क्वेश्चंस ये ट्राई जरूर करिए, कवर आप एटलीस्ट ये कवर करके चलिए। पेपर ना आमतौर पर मैं आपको बताऊं 80% पेपर इसी में से बनता है। लास्ट 4 अटेम्प्ट के मिनिमम कवर करके चलिए। आपके पास 2 ऑप्शन है, यहां तो आप आईसीएआई की वेबसाइट से डाउनलोड कर लो, या तो आप मेरा क्वेश्चन बैंक कंपाइलर ले सकते हो, क्वेश्चन बैंक कंपाइलर ले सकते हो। ये क्वेश्चन बैंक कंपाइलर, इसका नया वर्जन 3.0 मैं लॉन्च करने वाला हूं फरवरी मंथ में, फरवरी 2022 में रिसेंटली लॉन्च। इसको मैंने बिल्कुल चेंज कर दिया, बहुत सारी जो पुराने वर्जन में गलतियां थी मैंने उसको वापस से ठीक कर दी, बहुत अच्छे से ठीक कर दिया, और ये वर्जन 3.0 अभी फरवरी में लॉन्च होने वाला है।
आप सबसे पहले मिनिमम 4 अटेम्प्ट के तो कर ही लो। मेरे क्वेश्चन बैंक कंपाइलर में मई 18 से लेकर आज तक के एमटीपीस आरटीपीस पास्ट एग्जामिनेशन पेपर्स कवर हैं दिसंबर 21 अटेम्प्ट तक। एक तो ये हो गया। दूसरा, भाई मॉक टेस्ट दे दीजिए कृपया करके, मॉक टेस्ट मिनिमम 1, मैक्सिमम 2, कम से कम एक बार मॉक टेस्ट दीजिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 बार, इससे ज्यादा आपके पास टाइम नहीं बचेगा। जब आप मॉक टेस्ट देते हो तो आपको रियली में आपकी सिचुएशन मालूम पड़ती है कि आप कितना पानी में हैं। बिना मॉक टेस्ट के यार मैं मानता हूं कैसे यार एक बच्चा पेपर दे सकता है यार, बिना टेस्ट के कैसे हो सकता है। टेस्ट एक ट्रेडिशनल अप्रोच है और जो कुछ ट्रेडिशनल अप्रोच बहुत ही हमेशा सदाबहार रहती हैं, तो आपको टेस्ट देना चाहिए। मेरे स्टूडेंट्स अगर आप हैं रेगुलर कोर्स के, सुपर 50 कोर्स के, इंग्लिश फास्ट ट्रैक कोर्स के, तो मैंने आपको अपनी तरफ से टेस्ट सीरीज ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है विद इफेक्ट फ्रॉम जुलाई 21 अटेम्प्ट। मैंने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड किया हुआ है टेस्ट सीरीज। अगर आपको नहीं मिला है तो आपको मेल आ जाएगा कुछ दिनों में, हम सबको मेल करवा देंगे मई 22 अटेम्प्ट की टेस्ट सीरीज। तीसरा मैं आपके क्वेश्चन आंसर डिस्कशन पे आऊंगा, एफआर का रिवीजन कैसे प्लान करें, हालांकि मैं आपको इसका एक डिटेल वीडियो अलग से प्रोवाइड करने वाला हूं, बट मैं फिर भी आपको बोलूं, इसका जो फर्स्ट रिवीजन है उसमें ना आप ये हरकत मत करना कि मुझे 10 दिन में खत्म करना है, मुझे 15 दिन में खत्म करना है। अगर फर्स्ट रिवीजन आपका 20 से 25 डेज में भी हो रहा है तो करो। मैं मान के चल रहा हूं, अज्यूम कर रहा हूं कि आप पूरे दिन भर में एफआर नहीं पढ़ते होगे। अगर आप पूरे दिन भर में एफआर नहीं भी पढ़ते हो तो भी आप अगर 20 से 25 दिन में अगर आप फर्स्ट रिवीजन ले रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। अब उसके लिए आप क्या करो, उसके लिए आप पूरे सिलेबस को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लो, ए कैटेगरी टॉपिक्स, बी एंड सी कैटेगरी टॉपिक्स। जिसके क्लासेस अभी तक चल रहे हैं एफआर के और उनको अभी मई में एग्जाम देना है, ए कैटेगरी टॉपिक्स को वो अच्छे से क्लासेस देख ले, कोई भी फैकल्टी की क्लासेस चला रहा है, और बी सी कैटेगरी टॉपिक के को जल्दी स्पीड में खत्म कर ले। ए कैटेगरी टॉपिक्स पर जब आप रिवीजन करोगे तो आप ज्यादा से ज्यादा रिटर्न प्रैक्टिस करिए, और बीसी कैटेगरी टॉपिक पे रिटर्न प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं, मतलब लिख के प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं। यहां पर सॉल्व करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है आपको। बट अगर आप बीसी कैटेगरी टॉपिक की बात करें तो अगर आप सॉल्व ना करके एक आध क्वेश्चन सॉल्व करके बाकी आप देखते जाओगे तो चलेगा रिवीजन के टाइम पे। बट फर्स्ट रिवीजन में आप ए कैटेगरी टॉपिक्स को प्रॉपरली सॉल्व करके चलिए। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो गया, बिजनेस कॉम्बिनेशन हो गया, 115 हो गया, 116 हो गया, ठीक है ना, इंडेस 16 हो गया, इंडेस 12 हो गया, 21 हो गया, 19 हो गया। एक कैटेगरी टॉपिक को आप सॉल्व करके चलिए। सेकेंड रिवीजन ऑब्वियसली जब आपका फर्स्ट रिवीजन हो चुका होगा और अगर आप सेकेंड रिवीजन प्लान कर रहे हो तो सेकेंड रिवीजन आप तकरीबन उसको 7 to 10 डेज, डिपेंड करता है कि आप दिन में कितना टाइम देते हो, पूरा टाइम दे रहे हो, पूरा टाइम नहीं दे रहे हो, 70% 80% टाइम दे रहे हो, तो डिपेंड कर रहा है। पूरा टाइम दे रहे हो तो 7 दिन में भी हो जाता है। तो सेकेंड रिवीजन आपका 7 to 10 डेज में हो जाना चाहिए। ये अपना फास्ट ट्रैक एफआर का रिवीजन। फोर्थ, मैं आपको रिवीजन के लिए क्या क्या दे रहा हूं, मैं आपको बता दूं। मैं आपको रिवीजन के लिए क्या क्या दे रहा हूं, मैं आपको रिवीजन के लिए चार्ट बुक दे रहा हूं। आप मेरा चार्ट बुक ले सकते हो रिवीजन के लिए, चार्ट बुक एंड लेक्चर्स। चार्ट बुक और उसके लेक्चर्स मैं आपको यूट्यूब पे दूंगा। चार्ट बुक आप परचेज कर सकते हो, 500 रुपीज में अवेलेबल है, लेटेस्ट है, 3.0 वर्जन है, मई 22 और नवंबर 22 अटेम्प्ट के लिए अवेलेबल है। और उसके लेक्चर्स यूट्यूब में डले हैं। सारे लेक्चर्स डले हैं क्या? नहीं, 9 लेक्चर्स, 9 अपडेटेड लेक्चर्स डले हैं। उसके आगे के लेक्चर्स अब वापस से डलना शुरू हो जाएंगे। तो आप चार्ट बुक और उसके लेक्चर्स कर सकते हो। कुछ और भी चीजें हैं, जैसे मैंने बिजनेस कॉम्बिनेशन को डिटेल में मैंने इसका मैराथन लिया था, बिजनेस कॉम्बिनेशन का डिटेल्ड मैराथन, आप वो अलग से देख सकते हो बिजनेस कॉम्बिनेशन का, ठीक है ना। इंड एएस 115 का डिटेल वीडियो, 116 का डिटेल वीडियो, ये सब यूट्यूब पे आपके डले हुए हैं, ये सब आपके पास यूट्यूब पे हैं। अंडरस्टूड और नॉट? ये सब यूट्यूब में डले हुए हैं, मैं आपको दिखा देता हूं।
आप जब हमारे चैनल पे जाएंगे, तो आपको वी स्मार्ट के चैनल पे जाइए या जय चावला के चैनल पे जाइए, आप उसके अंदर जाएंगे तो आपको पता है, आप ना जब वीडियो सर्च करते हो ना, आप गलत तरीके से सर्च करते हो। आप ना प्लेलिस्ट में जाओ, आप प्लेलिस्ट में जाओ और प्लेलिस्ट में जाके सर्च करो। आपको देखो 3rd नंबर पर आपको ये दिखेगा, आपको एफआर के चार्ट रिविजन दिख जाएंगे, ठीक है ना। ये 3rd नंबर पे मैं आपको एक और चीज दिखा रहा हूं, ये देखिए, ये अमेंडमेंट्स वाला वीडियो दिख जाएगा। जो लास्ट टाइम अमेंडमेंट्स हुए थे, इस बार वही एप्लीकेबल है, ठीक है ना। ये बिजनेस कॉम्बिनेशन का मैराथन डला हुआ है, डिटेल वाला, ये आपको मिल जाएगा, बिजनेस कॉम्बिनेशन का डिटेल वाला। तो ऐसे आपको कई सारी चीजें मिल जाएंगी, ऐसे आपको कई सारी चीजें यहां पर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। ऑलराइट, तो इस तरीके से आप वीडियोस कर सकते हो। मैं आपको एक गुड न्यूज देने वाला हूं, आपके साथ एक बहुत अच्छी न्यूज शेयर करने वाला हूं चार्ट बुक के रिस्पेक्ट में, एंड यू कैन ट्रीट इट एज अ गिफ्ट फ्रॉम माय साइड, यू कैन ट्रीट इट एज अ गिफ्ट फ्रॉम माय साइड। मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमने चार्ट बुक का स्मार्ट डिजिटल बुक वर्जन लॉन्च कर दिया है। डिजिटल बुक, चार्ट बुक का स्मार्ट बुक या डिजिटल बुक वर्जन हमने लॉन्च कर दिया है। ये स्मार्ट बुक डिजिटल बुक क्या है मैं आपको दिखाता हूं, आपको देख के बहुत मजा आएगा। ये स्मार्ट बुक डिजिटल बुक क्या है मैं आपको दिखाता हूं। अभी तक क्या होता था, ट्रेडिशनली हम कैसे उसको पढ़ते थे, हमने बुक परचेज कर लिया या हमारे पास बुक है, हमने सामने लेक्चर्स को देख लिया, ठीक है ना। एक ऐसा फील आया कि यार अगर मान लो मेरे को बुक तो ठीक है, मैंने जब डिटेल में स्टडी किया, मैंने रिवीजन किया, तब मैंने हार्ड कॉपी बुक से किया। हार्ड कॉपी बुक की बात ही अलग होती है, वो उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, नो डाउट। बट बाद में क्या होता है ना, जब एग्जाम का दिन चल रहा होता है, जब एग्जाम डे चल रहा होता है, अरे यार मेरी चार्ट बुक किधर है यार, पता नहीं मेरी चार्ट बुक कहां गुम हो गई, अरे यार उधर, चलो छोड़ो यार, अब मैं एग्जाम सेंटर के लिए निकल चुका हूं, अरे यार मैं तो बुक लाना भूल गया। अगर वही बुक आपको मोबाइल में दे दी जाए, अगर वही बुक आपके मोबाइल में ओपन हो जाए, और सिर्फ बुक ओपन ना हो, सिर्फ पीडीएफ फाइल ओपन ना हो, वो पर्टिकुलर टॉपिक जो आपको समझ नहीं आ रहा, अगर उस टॉपिक के साइड में उसका वीडियो भी साथ साथ ओपन हो जाए मोबाइल में, रेडीमेड, सिर्फ वही पार्ट, तो सोने पे सुहागा। तो ये चार्ट बुक जो वर्जन है, आप देखना, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, प्लीज ये वाला पार्ट बहुत अच्छे से देखिए। अभी हम इसको 2-3 दिन के अंदर अंदर पब्लिक करने वाले, और इसको हम सबको प्रोवाइड करने वाले हैं। इसके ऊपर हमारा टेस्टिंग चल रहा था, हमारा टेस्टिंग हो चुका है, और हम इसको 2-3 दिन में पब्लिक करने वाले हैं। मैं आपको बताता हूं कैसे है ये। जैसे अब ये पूरा रेडी नहीं हुआ है, तो मैं इसमें जैसे बिजनेस कॉम्बिनेशन वाला मैंने अभी रिसेंटली चार्ट रिवीजन का लेक्चर लिया था, इंड AS 103-110। तो आपको क्या करना है, आपको इधर क्लिक करना है, क्लिक हियर, इंटरनेट चल जा भाई, क्या हो गया, एक सेकेंड, हाँ ओके, खुल गया था, सॉरी। हाँ, ये चार्ट बुक का आपके सामने वो पर्टिकुलर टॉपिक ओपन हो जाएगा, मतलब पूरी बुक आपको टॉपिक वाइज क्लिक करनी है। आपको इंड AS 12 में जाना है, इंड AS 12 को क्लिक करिए, 103 में जाना है, 103 को क्लिक करिए, फर्स्ट पेज गया। अब ये आपके सामने ये इंड AS 103 का पूरा टॉपिक है, ठीक है ना। अब इसमें भी सब टॉपिक्स हैं बहुत सारे। आपने बोला कि यार मुझे ना ये वाला पोर्शन जो ये आपको दिख रहा है, चेंज इन द होल्डिंग पैटर्न ऑफ पेरेंट कंपनी, मुझे ना ये पोर्शन समझ ही नहीं आया, ये क्या है। इवन मैं जब पढ़ रहा हूं ना, तो पढ़ने के बाद भी मुझे समझ नहीं आ रहा। अरे यार काश वो सर का लेक्चर दिख जाए, और सर के लेक्चर में वो कौन से नंबर पार्ट पर होगा, टाइम स्टैम्प, जिसको आप टाइम स्टैम्प बोलते हो, अगर वो टाइम स्टैम्प में आपको साइड में दे दूं तो प्ले वीडियो, आप उसका प्ले वीडियो कर लो सामने। ये जो पोर्शन था चेंज इन होल्डिंग पैटर्न, अगर इसके साइड में मैंने आपको वीडियो दे दिया, तो इसका मतलब ये वीडियो अभी आपके सामने ओपन हो जाएगा। मेरा इंटरनेट थोड़ा सा डाउन चल रहा है, और ऐसा नहीं है, आप फोन पे आप इसको करके देखिएगा, आपका आराम से चल जाएगा। मैंने ये पर्टिकुलर पॉइंट का वीडियो ही सामने आपको दे दिया, मतलब हर एक वीडियो क्लिप,
हमने एडिट करके हर एक पोर्शन के सामने चिपका दी। आपको जो पोर्शन अच्छे से आता है उसका वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, छोड़ो आगे बढ़ो। जो पोर्शन अच्छे से नहीं आता उसका वीडियो देखने की जरूरत है, वही की वही क्लिप, जिसको आप अपनी भाषा में टाइम स्टैम्प कहते हो, जिसको आप अपनी भाषा में टाइम स्टैम्प कहते हो ना, यूट्यूब पे जाके आप टाइम स्टैम्प ढूंढते हो, वो टाइम स्टैम्प को हमने आपको वर्चुअली इस तरीके से प्रोवाइड कर दिया। दिस इज कॉल्ड स्मार्ट बुक डिजिटल बुक। ये चार्ट बुक के ऊपर हमने अभी लॉन्च किया है, ठीक है ना। आगे हमारी प्लानिंग है कि हम इसको आगे चल के अपने क्वेश्चन बैंक कंपाइलर के जो हमारे डिस्कशंस होंगे, वीडियोस होंगे, हम उसके ऊपर भी इसको लॉन्च करेंगे। मुझे बताइए कमेंट करके आपको ये कैसा लग रहा है, ठीक है। जैसे मान लो आपने बोला यार मेरे को ना डीमर्जर समझाना है, डीमर्जर समझना है, अब मैं पहले सर का वो वीडियो जाके सर्च करूं यूट्यूब पे, चलो मिल गया जैसे तैसे, मैंने अपने 5 मिनट लगाए, मेरे को मिल गया वीडियो जैसे तैसे 5 से 10 मिनट में, वो मेरे 5 से 10 मिनट वेस्ट हुए। अब जैसे ही मुझे मिला, अब मुझे पता नहीं कि पूरे वीडियो में सर ने डीमर्जर कहां पढ़ाया है। अरे यार मैं कैसे देखूंगा बैठ के। कुछ मत करिए, चार्ट बुक आपके पास रखा है, आपके पास डिजिटल बुक रखा है, इसको आप क्लिक करिए, डिजिटल बुक को क्लिक करिए, वहां पे जाके उस पर्टिकुलर टॉपिक के साइड में प्ले वीडियो कर लीजिए, आपके सामने वो आ जाएगा, आपके सामने वो आ जाएगा। मतलब जहां आपका, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये चीज आपके पास पहले अवेलेबल नहीं थी। अरे भाई चार्ट रिवीजन के लेक्चर्स तो हमने यूट्यूब पे डाले, और यूट्यूब के नीचे तो कोई ना कोई टाइम स्टैम्प तो डाल ही देता है, हम ही डाल देते हैं। तो दिक्कत क्या है? पॉइंट ये है कि वो वीडियो सर्च करने में आपके 5 से 10 मिनट, और उस वीडियो के नीचे टाइम स्टैम्प है नहीं है वो एक अलग चीज। उन सब चीजों से बचने के लिए आप अगर उन सब चीजों में अगर आपका 15 से 20 मिनट भी जा रहा है, तो इससे बेहतर है कि अगर आप ये बुक का यूज करेंगे तो आपके वो 15 से 20 मिनट खराब नहीं होंगे। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? यस। तो वी स्मार्ट ने ऑलरेडी इसको, विशाल सर ने सबसे पहले यूज किया, इसने विशाल सर ने ऑलरेडी ऐसी स्मार्ट बुक लॉन्च कर दी, फिर रवि सर ने अपनी फाड़ू चार्ट पे लॉन्च की, मैं भी उसी टाइम पे लॉन्च करने वाला था, बट उस टाइम पे सच बताऊं तो मैं उस चीज पे ज्यादा बैठ नहीं पाया। सो फाइनली आई थॉट कि ठीक है, May 22 अटेम्प्ट के लिए अपन पक्का लॉन्च करेंगे। मेरी प्लानिंग थी ओरिजिनली कि मैं इसको December 21 अटेम्प्ट के लिए लॉन्च करूं, पर December 21 के लिए ये लॉन्च हो नहीं पाया। अब हम इसको लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। और मैं ये मानता हूं कि आपको ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। हमारा सेकंड प्रोजेक्ट जो आने वाला है वो यही आने वाला है कि हम जो क्वेश्चनर डिस्कशन के वीडियोस डालने वाले हैं यूट्यूब पे, हम उस क्वेश्चनर डिस्कशन में भी हर एक क्वेश्चन का प्ले वीडियो करवा देंगे। हर एक क्वेश्चन के साइड में आपको प्ले वीडियो मिलेगा। चलिए सर, तो सर बताइए सर ये गिफ्ट कैसे हुआ हमारे लिए? सर ये गिफ्ट ऐसे हुआ कि ये चार्ट बुक जो डिजिटल वर्जन है, स्मार्ट वर्जन है, हम अपनी तरफ से आप सबको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। व्हाट यू नीड टू डू, यू जस्ट नीड टू रजिस्टर योरसेल्फ ऑन आवर वेबसाइट। आपको उसका लिंक बहुत जल्दी मिलेगा, ठीक है ना, बहुत जल्दी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक नहीं मिलेगा, बट आगे चल के मैं ये लेक्चर के बाद 3-4 दिन के अंदर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। रजिस्टर करने के लिए कोई भी चार्जेस आपसे नहीं लिए जाएंगे। आप कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे आप मेरे स्टूडेंट, एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हो चाहे नहीं हो, आप कोई भी स्टूडेंट हो, आपको वी स्मार्ट वेबसाइट पे जाके रजिस्टर करना है और फ्री में आपको ये चार्ट बुक डिजिटल वर्जन प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। सो यही सेम डिजिटल बुक हमने सीए इंटर अकाउंट्स में भी लॉन्च किया हुआ है, ठीक है ना, एएस पे, और हमारी प्लानिंग है कि हम इसको एडवांस अकाउंट्स में भी लॉन्च करने वाले हैं। तो बेटा ये हमारी तरफ से आपको गिफ्ट है। आई होप आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो मुझे जरूर बताइएगा, मुझे कमेंट करके इस वीडियो में बताइएगा। आपको अच्छा लगा तो मुझे व्हाट्सएप करके बताइएगा कि कैसा लगा। चलिए, तो मेरी तरफ से एक चीज पेंडिंग है। मैं एफआर का डिटेल वीडियो, एक रिवीजन कैसे प्लान किया जाए टॉपिक बाय टॉपिक, वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा आने वाले दिनों में। बाकी मैंने आपको ये एबीसी एनालिसिस बता दिया है। ये एबीसी एनालिसिस आप डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में जाके आपको इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप मुझे बता दीजिए अगर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, सो आई विल आंसर फॉर देम। मुझसे आप पूछिए कि आपको कुछ इसमें आपको कुछ अगर रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस हैं अगर आपके, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सर कैन यू प्लीज टेक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट लेटेस्ट मैराथन और चार्ट रिवीजन? यस, डेफिनेटली आई विल बी रेडी टू टेक। और
फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का चार्ट रिवीजन लेटेस्ट वाला आएगा, उसका एक लेक्चर लेटेस्ट वाला ऑलरेडी डला हुआ है वर्जन 3.0 का, बाकी के भी आगे आएंगे, तो डोंट वरी, मैं डेफिनेटली लूंगा। सर एफआर की बुक्स सीएमए स्टूडेंट्स रीड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, जहां तक उनका कोर्स जितना पोर्शन मैच हो रहा है वो बिल्कुल रीड कर सकते हैं। अगर कैटेगरी ए एंड बी पर हमने कमांड कर लिया तो भी हम पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे, पूरा तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि कैटेगरी सी में से ऑन एन एवरेज 15 से 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है कैटेगरी सी में से। जैसे 101 हुआ, इंडेस 10, इंडेस 8 हुआ, ठीक है ना, इंडेस 7 हुआ, ठीक है ना, सीएसआर तो कैटेगरी ए हो गया था। मतलब कुछ कुछ जो कैटेगरी सी टॉपिक्स हैं, इनमें से आप ये मान सकते हो कि 10 से 15 मार्क्स पूछा जा सकता है, पूछे जाने के चांसेस हैं। तो आप ये एटलीस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अगर आपने ए और बी कैटेगरी को अच्छे से कर लिया तो आपका एग्जामिशन पक्का है। सर May 22 अटेम्प्ट के लिए अगर अभी हमें कोई क्लासेस करनी है आपकी तो कौन सी करनी चाहिए? 2 क्लासेस अवेलेबल हैं, इंस्टीट्यूट 3 क्लासेस अवेलेबल हैं। फॉर साउथ इंडियन स्टूडेंट्स इंग्लिश बैच, फास्ट ट्रैक इंग्लिश बैच इज अवेलेबल, दैट इज ऑफ 50 लेक्चर्स। हिंदी स्टूडेंट्स के लिए जिनको हिंदी में लेक्चर्स चाहिए, सुपर 50 बैचेस अवेलेबल, आप आराम से 50 लेक्चर्स में कवर कर सकते हो 100% सिलेबस। देयर इज वन बूस्टर बैच का ओल्ड रिकॉर्डिंग अवेलेबल है विथ अमेंडमेंट्स विथ अपडेट्स। बूस्टर का नया रिकॉर्डिंग अभी अपकमिंग डेज में आएगा। Sir, I have given inter group 2 exam. Should I start off with my finals? My articleship gets over in July. मेरे को लगता है अगर आप श्योर हो कि आपका इंटर में क्लियर हो जाएगा इधर अभी इस अटेम्प्ट में, तो आप फाइनल स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप श्योर नहीं हो तो फिर मत स्टार्ट करो। सर मैक्सिमम एफआर फर्स्ट रिवीजन के लिए कितना टाइम लग सकता है अगर पूरा दिन एफआर करे तो? फर्स्ट रिवीजन के लिए अगर आप पूरा दिन एफआर करते हो तो मेरे को ऐसा लगता है पूरे दिन में आप कितने घंटे करोगे? आप मिनिमम इफेक्टिव अगर आप देखोगे तो आप इफेक्टिव 10 से 12 घंटे करोगे कि नहीं करोगे? मैं अगर मिनिमम 10 घंटे भी जोड़ के चलूं तो मिनिमम 10 आवर्स इनटू 15 डेज मतलब 150 आवर्स। एंड आई पर्सनली बिलीव कि 150 आवर्स आर द मैक्सिमम आवर्स यू शुड गिव टू द एफआर फॉर फर्स्ट रिवीजन। सो बेस्ड ऑन आवर्स वाइज अगर बात करें तो 150 आवर्स आपको किसी भी तरीके से देना है। 115 में मिसलेनियस टॉपिक सारे करना चाहिए। 115 के मिसलेनियस टॉपिक में एक कॉस्ट वाला जो पार्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब आपका कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट 2 टाइप के होते हैं, कॉस्ट टू फुलफिल, कॉस्ट टू ऑब्टेन द कॉन्ट्रैक्ट, एक वो वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। सर्विस कंसेशन अरेंजमेंट थोड़ा बहुत कर सकते हो। रीपर्चेज वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, रीपर्चेज वाला। और एक नया उन्होंने अभी लॉन्च किया है, अब लॉन्च बोल रहा हूं, एक नया उन्होंने टॉपिक उसमें डाला है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आईपीआर वाला टॉपिक उन्होंने डाला है, वो भी जरूर कवर करना। अगर किसी की क्लासेस पेंडिंग है, कोई बोल रहा है सर मेरी क्लासेस अभी तक पेंडिंग चल रही है, May 22 अटेम्प्ट अभी सामने आने वाला है, मेरी क्लासेस पेंडिंग है सर, कैसे होगा सर? सुपर 50 आपसे लिया था। बेटा सबसे पहले तो ना आप एक प्लान बनाओ कि आप बोथ ग्रुप दे रहे हो कि आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो। अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो तो किसी भी तरीके से फरवरी मिड तक या फरवरी एंड तक आप अपनी क्लासेस कंप्लीट कर लो। फरवरी एंड विल बी द हाईएस्ट, ताकि आपको मार्च, अप्रैल और मई में जो आपको 10 दिन एक्स्ट्रा दिए गए, 10-12 दिन, वो आपको मिल सके 2 महीने। फरवरी एंड तक किसी भी तरीके से आप क्लासेस कंप्लीट कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो उस टाइम पे देख रहे हो, रिजल्ट आने के बाद देख रहे हो, आप बोल रहे हो नहीं सर हमें तो अभी क्लासेस लेनी है, हमें कुछ रिवीजन क्लासेस लेनी है, तो एटमैक्स मार्च तक आप कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद तो यार मतलब आपको महीना भर तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए आपको स्टडी करने के लिए। सर आई एम प्लानिंग टू टेक एफआर लेक्चर इंग्लिश कोर्स Lakshya 150 hours. Could you tell me coverage of question solving? The coverage of question solving, like we have taken the questions from ICI materials, all right, and we have solved maximum questions of each chapter. So don't worry, that fast track English course is not a revision course, it is a detailed course. Even a fresher can also cover this course. Fresher can also take the benefit of this course. We have solved maximum questions on this course, so you can definitely take. चलिए, तो जो मैंने आज आपको चीजें बताई, मैंने आपको अपनी तरफ से एबीसी एनालिसिस दिया, इसका शीट आपको डाउनलोड करके मिल जाएगा इसी डिस्क्रिप्शन में से।
दूसरा एफआर का मैंने कुछ स्ट्रेटजीज बताई आपको, इन स्ट्रेटजीज पर जरूर ध्यान देना। मॉक टेस्ट पेपर बहुत बच्चे इग्नोर करते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने मॉक टेस्ट दे दिया ना तो 10 मार्क्स आपके इंक्रीज हो जाएंगे। इस एबीसी एनालिसिस को अगर आपने डिटेल में सुना होगा ना तो आपके 5 से 10 मार्क्स आपके इंक्रीज हो जाएंगे। मेरी तरफ से क्या पेंडिंग है, मैं आपको आगे चल के एक एफआर का डिटेल्ड रिवीजन प्लान आपको प्रोवाइड करूंगा और दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। मेरी तरफ से जो पेंडिंग है वो मैं आपको बता देता हूं, एफआर रिवीजन कैसे की जाए और दूसरा क्वेश्चन लिस्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट, ये दो चीजें मैं आपको अपनी तरफ से प्रोवाइड करूंगा। Should we take new compiler that you will launch in Feb if we already have your old compiler? See, old compiler में December 21 attempt and July attempt was not updated. Old compiler में ये दोनों attempt update नहीं थे, new compiler में ये दोनों attempt update हो जाएंगे। पहली बात, old compiler में गलतियां बहुत थी, मैं खुद एक्सेप्ट कर रहा हूं इस चीज को। ओल्ड कंपाइलर में बहुत गलतियां थी क्योंकि ओल्ड कंपाइलर को हमने हॉरिजॉन्टल रखा था, तो उसमें टेबल्स वगैरह पूरे ना अच्छे से अरेंज नहीं हुए थे, बहुत ही गड़बड़ हो गई थी। हमने न्यू कंपाइलर को वापस से पोर्ट्रेट मोड पे रखा है, मतलब वर्टिकल मोड पे रखा है, और न्यू कंपाइलर में हमने जुलाई अटेम्प्ट और दिसंबर अटेम्प्ट भी कवर किया है। दिसंबर अटेम्प्ट के क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन भी, सजेस्टेड सॉल्यूशन भी कवर किए हैं, और वो पुरानी गलतियों को भी हमने एट मैक्स लेवल तक हटा दिया है। तो अब आप डिसाइड कर सकते हो। सर व्हाट अबाउट मिसलेनियस चैप्टर फॉर सुपर 50 बैच? मिसलेनियस चैप्टर फॉर सुपर 50 बैच में से कुछ टॉपिक्स मिसलेनियस के मैं ऑलरेडी यूट्यूब पे डाल चुका हूं। कुछ जो बचे हुए टॉपिक है जैसे 101 सीएसआर, 101 सीएसआर, 113 और 8, ये 4 टॉपिक मैं नए रिकॉर्ड करके अभी फरवरी में डाल दूंगा। सर आई एम गिविंग ओनली फर्स्ट ग्रुप इन मे एंड अपियरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। मार्च तक हो जाएगी क्लासेस तो सफिशिएंट रहेगा क्या रिवीजन टाइम? ओनली फर्स्ट ग्रुप इन मे एंड अपियरिंग फॉर फर्स्ट अटेम्प्ट। अगर मार्च तक हो जाएंगी बेटा, कोशिश करो कि 15 मार्च तक हो जाए, 15 मार्च तक हो जाए, ताकि आपके पास टेंटेटिवली 50 डेज का रिवीजन प्लान बचे। पर्सनली आई बिलीव, पर अगर आप मार्च एंडिंग तक जाते हो तो आपको यह समझना पड़ेगा कि फिर अप्रैल में जहां आप 10 घंटे का प्लान कर रहे थे पढ़ने का, तो आपको 10 घंटे नहीं, आपको 13 घंटे पढ़ना पड़ेगा। आपको 3 घंटे दिन भर में बढ़ाने पड़ेंगे, और वो मुझे लगता है कि कोई बड़ी बात नहीं है। 6 से 7 घंटे की नींद प्रॉपर होती है एग्जाम डेज में। एग्जाम से अगर आप 2 घंटे, 2 महीने पहले भी अगर आपने नींद थोड़ी सी कम कर ली, 6 से 7 घंटे इज इनफ। मैं सच बताऊं तो 6 घंटे से ज्यादा नहीं सो पाता हूं, ठीक है ना, संडेज वगैरह में अलग हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, बट 6 घंटे इज इनफ। तो आपके 24 घंटे में से 6 घंटे की नींद हटा दो, 20 घंटे आपके 18 घंटे बचे। 18 घंटे में भी आपके 5 घंटे अदर स्टफ्स के हटा दो, तो 13 घंटे आप दे सकते हो। When will be able to get the new compiler? New compiler we are going to provide new compiler probably from 3rd of February। 3rd of February को मेरा एनिवर्सरी है, तो मैं उसके ऊपर कुछ एनिवर्सरी ऑफर भी रखने वाला हूं। एफआर कंपाइलर के ऊपर मैं आपको कुछ एनिवर्सरी ऑफर भी देने वाला हूं। सो 3rd फरवरी से मेरी कोशिश है कि मैं इसको लॉन्च कर दूं। दिसंबर का रिजल्ट कब आएगा? फरवरी मिड, मेरे हिसाब से 10th फरवरी 12th फरवरी के आसपास होना चाहिए। सर इस बार आपके नए रिवीजन लेक्चर्स पब्लिक? मेरे बेटा हमेशा रिवीजन लेक्चर्स पब्लिक होते हैं, जो नए चार्ट रिवीजन लेक्चर्स आएंगे वो भी पब्लिक रहेंगे। I had done with my classes, can I do both groups of CA final till exam? Yes, क्लासेस अगर आपकी हो चुकी है तो दिस इज द बेस्ट टाइम, फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड मे के 10 डेज मान लो। सो यू हैव अप्रोक्सीमेटली 90 डेज टू 100 डेज यार। आप तो बिल्कुल करो, बोथ ग्रुप्स में जाइए। अगर जिन जिन बच्चों का ग्रुप, दोनों ग्रुप हो चुके हैं जनवरी एंड तक या फरवरी 10th तक हो चुके हैं, बिल्कुल बेझिझक आप प्लान करो दोनों ग्रुप्स का, अच्छे से रिवीजन करके। चलिए, और कुछ पूछना है आपको? और कुछ पूछना है आपको? ऑल राइट, सो यस, एफआर का नया कंपाइलर वर्जन 3.0 3rd फरवरी को कोशिश रहेगी कि हम लॉन्च कर दें। उसमें हम कुछ ऑफर में आपको प्रोवाइड करेंगे, कुछ लिमिटेड डेज के लिए ऑफर रहेगा। एफआर चार्ट रिवीजन लेक्चर्स, नए न्यू लेक्चर्स आएंगे। चार्ट रिवीजन, चार्ट बुक का डिजिटल वर्जन भी आएगा। रिवीजन स्ट्रेटेजी डिटेल में आपको प्रोवाइड करूंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट भी आएगा।
FR रेगुलर न्यू रिकॉर्डिंग कब आएगा? टेंटेटिवली जून जुलाई। न्यू रिकॉर्डिंग मैं स्टार्ट करूंगा जून जुलाई में। FR रेगुलर का जून जुलाई में मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करूंगा, मतलब मई के बाद मैं कभी भी स्टार्ट करूंगा। हाँ प्रियंका, 103, 115, 110 को छोड़कर बाकी सारे लेक्चर्स, जनरली सारे लेक्चर्स मतलब ऐसा नहीं कि सारे के सारे, बट मैं एक शेड्यूल बता दूंगा कि मैं कौन कौन से नए लेक्चर्स प्रोवाइड करने वाला हूं। रिवीजन प्लान मैं बहुत जल्दी शेयर करूंगा आगे वाले वीडियो में। बैलेंस टॉपिक ऑफ योर 150 इंग्लिश बैच, हाउ टू connect you for doubts if we buy today. Beta, for doubts you can connect me on WhatsApp 7887 788705. You can WhatsApp me. First of all, for doubts you can WhatsApp me. Okay, there is one thing for doubts. How to cover the balance topics? As far as FR Fast Track English batch is concerned, the balance topic I have already provided in Hindi mode on YouTube. So balance topic you can cover in, if you are comfortable in listening Hindi, you can cover those balance topic through Hindi. Otherwise you can directly read them, prepare them, and you can ask the doubts from me. All right, so yes, क्लासेस पहले ली थी, अभी भी डाउट सेम नंबर पर पूछ सकते हैं। यस, सेम नंबर पर पूछ सकते हैं, बिल्कुल आप बिल्कुल डाउट पूछ सकते हैं। मतलब आप 2 साल पुराने 3 साल पुराने स्टूडेंट भी हो, आप डाउट्स पूछ सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप डाउट्स पूछ सकते हैं। सो गाइस, आपसे विदा लेना चाहूंगा इसी वीडियो के माध्यम से। मेरी कोशिश रही कि मैंने आपको एबीसी एनालिसिस के थ्रू ये बता दिया कि कितना आप एटलीस्ट ए कैटेगरी को कितना अच्छे से कवर कर सकते हैं। बिजनेस कॉम्बिनेशन, 116, 115, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, इन 4 टॉपिक को हमने सब कैटेगरी करके आपको मैंने बता दिया कि कौन कौन सी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनमें से भी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको थैंक यू बोलना चाहता हूं जो बच्चे मुझसे जुड़े हुए। कृपया करके इस वीडियो को सबके साथ शेयर करिएगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा, एबीसी एनालिसिस अच्छा लगा, चार्ट बुक का डिजिटल वर्जन अगर आपको अच्छा लगा, चार्ट बुक का डिजिटल वर्जन भी बहुत जल्दी आएगा, ये सब अच्छा लगा तो शेयर करिएगा सबके साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी, अल्लाह हाफिज।